हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू राइट इंग्लिश की। अब हमने इंग्लिश रीड करना सीख लिया है, पर अब हम लिखें कैसे। अगर हमें अपनी बातें लिखनी है तो हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे लिखें कि जो रीडर होगा उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि ग्रामर में, वोकैबलरी में, सेंटेंसेस में, स्ट्रक्चर में कि कैसे लिखना है, कहाँ कौन सा वर्ड यूज़ करना है, वर्ब्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हाउ टू डिटरमाइन इट। सो अभी हम स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से फेस करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद इनको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वो भी देखेंगे। सो लेट्स फिगर आउट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रगल्स इंक्लूड्स डिफिकल्टी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रामर में, वोकैबलरी में, सेंटेंसेस में एंड स्ट्रक्चर में, इन चार चीज़ों में हमें प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रामर क्या होता है। ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स सेट गवर्न हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन अ लैंग्वेज। इट इंक्लूड्स टेंसेस, पंक्चुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेंटेंसेस। ऑलराइट, तो ग्रामर क्या होता है? ग्रामर्स वो वर्ड होते हैं जिनको मिलाकर हम एक लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। इसमें बहुत सारे वर्ब्स आते हैं, जैसे कि नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव एट्सेट्रा। ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कि वे कौन से कंबाइंड वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से एक पूरा सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे कि हम अभी वर्ब्स की बात करें तो पास्ट वर्सेस परफेक्ट में, कि मतलब अभी हम उसको लिखें कैसे, हम उसको ऐसे कितना अट्रैक्टिव कैसे बनाएं कि वो प्रॉपर एकदम रीड किया जा सके। देखो, जैसे कि अगर हम इनकरेक्ट लिखेंगे तो हम लिखेंगे शी गो, वो जाती। इस शी गो मतलब वो जाती, इंस्टेड ऑफ शी गोज़, वो जाती है। अगर हम लिखेंगे वो जाती है तो आएगा शी गोज़, और अगर हम इम्प्रॉपर वे से लिखेंगे वो जाती मतलब शी गो, तो ये एक इम्प्रॉपर साइन देता है। फिर मिसयूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, मतलब मिसयूज़ मतलब प्रेपोजिशन की हम इन और ऑन। इन मतलब में होता है किसी चीज़ के अंदर कोई बात हो रही होती है, और ऑन मतलब होता है जब उसके ऊपर कोई बात हो रही होती है। इन सब वर्ब्स को, इनको वर्ब्स बोलते हैं। इनको वर्ब्स, नाउन ऑफ स्पीच, इनको यूज़ करना बहुत ही अच्छे से हमें आना चाहिए, नहीं तो ये एक रीडर पे गलत इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ वोकैबलरी, कि वोकैबलरी क्या होता है। वोकैबलरी रेफर्स टू द वर्ड्स वी नो एंड यूज़। अ रिच वोकैबलरी अलाउज फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशंस। वोकैबलरी क्या होता है? वोकैबलरी वो होता है जो हम बोलते हैं, जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो अपने डेली लैंग्वेजेस में वर्ड्स यूज़ करते हैं। जो भी मैं वर्ड्स आपके साथ यूज़ कर रही हूँ, ये सब वोकैबलरी में आते हैं। जो रिच वोकैबलरी होती है, ये बेटर कम्युनिकेशन अलाउ करती है। अगर मेरी वोकैबलरी अच्छी होगी तो मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँगी। अगर मुझे वर्ड्स पता ही नहीं होंगे कि क्या होते हैं, कैसे बोलते हैं, तो मैं कम्युनिकेट कर ही नहीं पाऊँगी किसी से। तो कौन कौन से कॉमन स्ट्रगल्स होते हैं? लिमिटेड वोकैबलरी मेकिंग इट हार्ड टू एक्सप्रेस आइडिया। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा कम वर्ड्स होंगे तो मैं किसी से बात ही नहीं कर पाऊँगी, और ना मैं अपने आइडियाज़ किसी के सामने एक्सप्रेस कर पाऊँगी। तो हमारे पास वोकैबलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अभी हम एक वोकैबलरी सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। यूजिंग द रॉन्ग वर्ड और फॉल्स कॉग्नेट्स। ऑल राइट, समझ गई। अब देखो, जैसे कि हम मतलब कहीं कहीं पे ना कोई वर्ड्स ना अपनी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम वहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं जिनका हमें भी खुद मतलब नहीं पता होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है रियल लाइफ में कि हम सिर्फ सामने वाले की अटेंशन गेन करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। ओवर यूजिंग बेसिक वर्ड्स इंस्टेड ऑफ मोर प्रीशियस वर्ड। हमें जब बेसिक वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीशियस वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम बेसिकली जनरली करते ही हैं हम हमेशा, कि हम बस सामने वाले की अटेंशन गेन करने के लिए बेसिक वर्ड बोलना चाहिए था, पर हम ज़्यादा एकदम इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करने के चक्कर में ज़्यादा प्रीशियस वर्ड लगाने की कोशिश कर देते हैं, तो वहाँ पर सब कुछ ऐसे मेस्ड अप हो जाती है। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ सेंटेंस। अब पढ़ते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अभी हमने बात की थी सिर्फ वर्ड्स की, वोकैबलरी इज़ अ वर्ड्स, ग्रामर इज़ अ वर्ड। अब बात करते हैं पूरा सेंटेंस कैसे बनाना है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब हम बहुत सारे वर्ड्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है, जो एक कंप्लीट थॉट देता है। कंप्लीट थॉट मतलब हमारी पूरी जो बात है, जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ हमें आइडिया देते हैं, और जो पूरा कंप्लीट थॉट है वो हमें एक सेंटेंस से मिलता है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। मैं आपको ये भी अभी आगे वाले में बताऊंगी। कॉमन स्ट्रगल्स कौन कौन से होते हैं। रन ऑन सेंटेंस, मतलब हम ना कभी कभी ना बहुत ज़्यादा सेंटेंस ना एक ही चीज़ में कंबाइन कर देते हैं, जो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। जैसे कि रन ऑन सेंटेंस होता है, आई वेंट टू दी स्टोर आई बॉट मिल्क, कि मैं स्टोर पर गया और मैंने दूध खरीदा। और सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या होता है कि बिकॉज ही वॉज लेट, मतलब उसका रीज़न क्या है। ठीक है, मतलब जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, बट जब उसको एंड करेंगे तो इसका रीज़न दे देंगे। लैक ऑफ वेराइटी इन सेंटेंस टाइप्स, टू मैनी सिंपल सेंटेंस कैन मेक राइटिंग बोरिंग। अगर हम बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सेंटेंसेस लिख देंगे, सिंपल लिख देंगे, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग डाल देता है इम्पैक्ट सामने वाले पे। तो सेंटेंस जो होगा उसको प्रॉपर, मतलब उसको
उसको वर्ब्स के साथ यूज़ करके, उसको थोड़े अच्छे वर्ड्स लगा के यूज़ करके लिखना है। फिर व्हाट इज़ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश का। स्ट्रक्चर रेफर्स टू हाउ आइडियाज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इन पैराग्राफ्स, एसेज और आर्टिकल। स्ट्रक्चर होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे सामने वाले तक पहुंचाते हैं। अगर मान लो मुझे कोई वीडियो देनी है, अगर मैं आपको सोल्यूशन पहले दे देती, प्रॉब्लम्स बाद में दे देती, तो ये तो कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये तो कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं हुआ। तो ऑर्गेनाइज्ड वे एक स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब हम किसी को सीरियल ऑर्डर वाइज करते हैं, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं कि जिस चीज़ की पहले ज़रूरत है उस चीज़ को हम पहले ऐड करेंगे। ये पैराग्राफ्स, एसे एंड आर्टिकल्स में देखते हैं। गुड स्ट्रक्चर मेक्स राइटिंग क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो एकदम क्लियर होगा, तो हमें ईजीली समझ में आ जाएगा। अब कॉमन स्ट्रगल्स कौन कौन से होते हैं। राइटिंग विदाउट अ क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अगर हम कोई चीज़ लिखने जा रहे हैं, हम उसे इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, हम उसे बॉडी नहीं देंगे, कंक्लूजन नहीं देंगे, तो वो तो कोई बात नहीं बनी। अगर मैं ये स्ट्रक्चर की हेडिंग ना लिखती, अगर मैं वहाँ हेडिंग ना लिखती कि हाउ टू राइट इंग्लिश, तो आप सबको समझ ही नहीं आने वाला था कि उसमें है क्या। इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जंपिंग बिटवीन आइडियाज़ विदाउट स्मूथ ट्रांजिशन। अगर हम चीज़ों को बीच से स्टार्ट कर देंगे, अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देती कि व्हाट इज़ सेंटेंस, ये तो समझ में नहीं आने वाला था। अब मैं शुरू से लेके यहाँ तक आई हूँ कि प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, उसमें आएगा व्हाट इज़ सेंटेंस, तो आपको समझ आ रहा होगा। अनक्लियर एंड अनफोकस्ड राइटिंग दैट कन्फ्यूज द रीडर। अगर हम अनकन्फ्यूज राइटिंग लिखेंगे, अभी हम बात में कुछ और कह रहे हैं, अगली बात में कुछ और कह रहे हैं, ये कन्फ्यूजन देता है रीडर के ऊपर। तो ये सब स्ट्रगल्स थे जो एक बिगनर फेस करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इनके सॉल्यूशंस, कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दीज स्ट्रगल्स। सबसे पहले तो प्रैक्टिस ग्रामर डेली। हमें ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस पे। यूज़ ऑनलाइन टूल्स लाइक ग्रामरी और टेक्स्ट बुक। आपके पास बुक्स होंगी, टेक्स्ट बुक्स होंगी, आप उनको रीड आउट करो। जब आप वर्ड्स को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसके साथ क्या यूज़ किया जाता है। एक्सपेंड वोकैबलरी। वोकैबलरी को एक्सपेंड करो। वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी डेली लाइफ में भी। अगर आप कोई एजुकेशन स्किल्स नहीं ले रहे हो बट आपको फिर भी वोकैबलरी आनी चाहिए। वोकैबलरी कहाँ से मिलती है? बुक से, वॉच इंग्लिश कंटेंट से, फ्लैश कार्ड से। अब इंग्लिश के कंटेंट्स देखो, इंग्लिश की मूवीज़, वीडियोस। आपको सबसे बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ वोकैबलरी कहाँ से चेक करना। इंटरव्यूज़। आप किसी का इंटरव्यूज़ देख लो, आपको ईजिली पता लग जाएगा कि सामने वाले ने कैसे यूज़ की है इंग्लिश। मतलब हम बोलने के लिए तो सीख रहे हैं ना इंग्लिश। इंटरव्यू में क्या है, सामने वाला बोल रहा है, वो कितनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, वो कितने अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलता है। तो अगर आपको वोकैबलरी सीखनी है तो आप प्लीज़ आपके इंटरव्यू ज़रूर देखा करिए। राइट डेली। आपको डेली लिखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो कुछ नहीं आएगा जब तक आप करेंगे नहीं। आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट डेली। कीप अ जर्नल और ट्राई राइटिंग एक्सरसाइजेज। जो आपकी बुक्स की एक्सरसाइजेज होती हैं वो करने की कोशिश करिए। अगर आपको बुक ही नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप अपने जो डेली रूटीन है एटलीस्ट एक बार उसको लिखने की कोशिश करिए। फिर नेक्स्ट है एडिट एंड प्रूफरीड। ऑलवेज रिव्यू योर वर्क मिस्टेक्स। ऑल राइट, कि आप ना जब आप लिख लीजिए ना उसको एक बारी, तो उसको एक बार ना रीड करने की कोशिश करिए कि आपने क्या लिखा है वो सही है कि गलत है। मिस्टेक्स भी अपनी रेक्टिफाई करनी चाहिए। मैं आपको एक टास्क देती हूँ कि आपको मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको लिखने की कोशिश करनी है। आपको जैसा भी लिखना आता है, ठीक गलत जैसा भी, आप उसको लिखने की कोशिश करिए। मैं आपको बताऊंगी कि वो पैराग्राफ सही है कि गलत है। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्टेप टू राइट इंग्लिश। अब फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से शुरू करना है, पहले क्या लिखना है। फिर एक्सपेंड योर वोकैबलरी, की अब हमने देख लिया है क्या कहाँ लिखना है, अब लिखना क्या है वो पढ़ते हैं। लर्न ग्रामर रूल्स। अब सही तरीके से कैसे लिखना है वो पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज योर राइटिंग स्ट्रक्चर, कि अब हमें देख तो लिया, अब उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। फिर एडिट एंड प्रूफरीड, कि अब हमने लिख लिया, अगर उसमें थोड़े से रेक्टिफाई करना है तो कर देते हैं। फिर प्रैक्टिस रेगुलरली। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको इंग्लिश लिखनी नहीं आएगी। अगर आपको इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है, लिखनी ज़रूरी है, तो आपको प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी डेली। सो फर्स्ट स्टेप थोड़ा एलोबरेट करते हैं। अंडरस्टैंड बेसिक सेंटेंसेस। बेसिक सेंटेंसेस आने चाहिए आपको। अंडरस्टैंड बेसिक सेंटेंस। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। एक चीज़ होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ होती क्या है। सब्जेक्ट होता है कोई भी टॉपिक। अगर मैं बोलूँगी कि सीता स्कूल जाती है, अब वो जा रही है वो एक ऑब्जेक्ट है, जो सीता है वो सब्जेक्ट है। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं इनको जो कंबाइन करता है, जो इन दोनों को जोड़ के रखा है, ये होता है वर्ब। तो अब इसको थोड़ा एलोबरेट करके पढ़ते हैं। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट
हु और व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सेंटेंस है वो है किस चीज़ के बारे में, सब्जेक्ट हमें ये बताता है। एंड अ वर्ब, एक्शन और स्टेट, एक वर्ब होता है जो एक्शन और स्टेट बताता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सिंपल सेंटेंस, अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो ऐसा होगा, शी रीड्स अ बुक। शी में क्या, शी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, और रीड्स कर क्या रही है वो, वर्ब, मतलब बुक पढ़ रही है, और बुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो अब हमने इस सेंटेंस पे देख लिया सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। शी रीड्स अ बुक, वह बुक पढ़ती है। और अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो ये आएगा, शी रीड्स अ बुक एंड शी टेक्स नोट, वो बुक पढ़ रही है और अपने नोट्स बना रही है। तो ये अगर हम सिंगल की बात करें, शी रीड्स अ बुक, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। और अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो ये मिल के बन जाएगा एंड शी टेक्स नोट। और अगर कम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो ऐसे बन जाएगा, शी रीड्स अ बुक बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लर्न, वो बुक इसलिए पढ़ रही है क्योंकि उसे सीखना है। अब हमने यहाँ पे 3 सेंटेंस कर लिए, शी रीड्स अ बुक जो सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस शी रीड्स अ बुक एंड शी टेक्स नोट, एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है शी रीड्स अ बुक बिकॉज शी वांट्स टू लर्न। ये हमारे सेंटेंसेज है कि कैसे सिंपल होते हैं, कैसे कंपाउंड, कैसे कॉम्प्लेक्स, हम इन्हें धीरे धीरे बनाना भी सीखेंगे। इसकी एक टिप होती है, स्टार्ट विथ सिंपल सेंटेंस एंड ग्रेजुअली यूज़ कॉम्प्लेक्स वन। पहले अगर आप बिगनर हैं, बहुत बेसिक बिगनर है, तो आप पहले सिंपल सेंटेंसेस चूज़ किए, उसके बाद जब आपको सिंपल सेंटेंसेस आ जाए तब थोड़े टफ सेंटेंसेस पे जाइए, फिर पहले कंपाउंड पे जाना, फिर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे जाना। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्सपेंड योर वोकैबुलरी, की अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड योर वोकैबुलरी, अपनी वोकैबुलरी को थोड़े और वर्ड्स ऐड करिए। टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली यू नीड अ गुड रेंज ऑफ वोकैबुलरी। अगर आपको अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर करना है सबके सामने, अच्छे से अपने आइडियाज़ दिखाने हैं, अच्छे से अपने व्यूज़ बताने हैं, तो आपके पास वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी होनी ही चाहिए। अगर आपके पास नए नए वर्ड्स होंगे, आप उनको नई नई जगह यूज़ करोगे तो आपको लगेगा कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा लगेगा सामने वाले के ऊपर। सो नेक्स्ट इज़ यूज सिनोनियम्स इंस्टेड ऑफ गुड। गुड, ट्राई, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक और बेनिफिशियल। सिनोनियम्स, सिनोनियम्स क्या होते हैं, जब एक ही वर्ड के बहुत सारे वर्ड्स हो, मतलब मीनिंग सबकी सेम हो बट वर्ड्स अलग अलग हो। अगर आपके पास सिनोनियम्स होंगे तो आप बहुत ज़्यादा सबके सामने एकदम इंटेलिजेंट और एकदम अच्छा इंप्रेशन होगा। जैसे कि बताती हूँ, अगर आपको बोलना है कि द वेदर इज़ गुड, तो अगर आप बोलेंगे कि द वेदर इज़ फैंटास्टिक, कितना अच्छा लगेगा सुनने में, मतलब सामने वाले को लगेगा कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा है। तो सिनोनिम्स होने चाहिए। अगर आपको मतलब इंग्लिश लिखनी है, बोलनी है किसी के सामने, किसी को सुनानी है, अकेडमिक्स अचीव करना है, तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर सेकंड इज़ लर्न कॉमन फ्रेजेस। कॉमन फ्रेजेस आने चाहिए, जैसे कि ऑन द अदर हैंड टू शो कॉन्ट्रास्ट। जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑन द अदर हैंड, आपको कंपेयर ही तो बताना है ना, ऑन द अदर हैंड। अगर आप इसकी जगह ऐसे लिखेंगे टू शो कॉन्ट्रास्ट, कितना अच्छा लगेगा सुनने में। और अगर आपकी टीचर भी देखेंगे आपके नोट्स में, एग्जाम्स में, तो आपको वो मेक श्योर ज़्यादा ही नंबर देगी। सो नेक्स्ट सेकेंड इज़ अवॉइड रिपीटेशंस। यूज़ डिफरेंट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दी सेम वन। आपको अलग अलग वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, एक ही चीज़ को हमेशा नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप हर बार में बट बेसिकली ये यूज़ करेंगे तो वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं होगा। आपको वर्ड बहुत रेयरली यूज़ करने चाहिए, हर जगह पर एक वर्ड यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपका बहुत गंदा इंप्रेशन डालता है। सो इसकी टिप क्या है, वॉच इंग्लिश मूवीज़, रीड बुक्स और डिक्शनरी। डिक्शनरी तो बेसिकली सबके पास एक होनी ही चाहिए, क्योंकि डिक्शनरी में सारे वर्ड्स होते हैं, तो मेक श्योर सबके पास डिक्शनरी हो। तो वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट करना रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी तो आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे किसी से, इजीली बातचीत कर पाएंगे, अपने आइडियाज़ किसी को दे पाएंगे। तो वोकैबुलरी होना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज योर राइटिंग स्ट्रक्चर। अब आपको अपना राइटिंग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करना है। अब उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें, सबसे पहले राइटिंग शुड बी क्लियर और ऑर्गेनाइज। कि आपकी सबसे पहले तो राइटिंग जो होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं वो साफ लिखें और इसको प्रॉपर एक वे में लिखें। पैराग्राफ स्ट्रक्चर, जो आपका पैराग्राफ है उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लेंथी है तो उसे 2-3 पैराग्राफ में सब डिवाइड कर लीजिए, बट अगर कंटेंट आपका छोटा है तो एक पैराग्राफ से काम चल जाएगा। देन इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। सबसे पहले आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिए। जो भी सेंटेंस है, पैराग्राफ है, जो भी आप लिख रहे हैं उसमें अपना टॉपिक डाल दीजिए उसमें और उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करा दीजिए। बॉडी में क्या डालना है, एक्सप्लेन योर पॉइंट्स विद एग्जाम्पल। जब आप मिड में आ जाएँ तो आपको उसमें एग्जांपल्स दे देने चाहिए। नेक्स्ट इज़ कंक्लूजन, समराइज एंड गिव आ फाइनल थॉट। जब आप एंड में पहुँचे पैराग्राफ के या सेंटेंस के तो आपको उसमें एक समराइज़ करना आना चाहिए, आपको फाइनल थॉट देना चाहिए। जब हम शुरू करते हैं तो हम सिर्फ एक आइडिया ओरिजिनेट करते हैं। जब हम
बॉडी में आता है तो हम उसको एलोब्रेट करते हैं, उसमें चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, बहुत सब कुछ लिखते हैं उसके बारे में, हम बात कर रहे होते हैं उस टॉपिक के बारे में, बट जब उसको कंक्लूजन निकाले तो आपके पास एक फ़ाइनल आइडिया होना ही चाहिए कि हाँ ये बात है और इस बात के बाद हम अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं। सो इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पैराग्राफ। Learning English is important. First, it helps in getting better job opportunity. Second, it allows communication with people worldwide. Lastly, it helps in education. Therefore, improving English writing is necessary. अब एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कि अभी हमने देखो हमारा टॉपिक क्या है कि वाई इज़ इंग्लिश इंपॉर्टेंट टू राइट, ठीक है। तो अगर हम इसके पैराग्राफ है छोटा सा, देखो लर्निंग इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितना बेसिक सिंपल सेंटेंस है कि लर्निंग इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश को लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन गेटिंग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ना, जिससे कि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छे से सेटल हो जाए, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सेकेंड, इट अलाउज़ कम्युनिकेशन। अब हम जॉब पे काम करेंगे तो हमें कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा बेटर कम्युनिकेशन के लिए, और जब वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन करने के लिए। और लास्टली, इट हेल्प्स इन एजुकेशन। एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बेसिक ही एजुकेशन है इसका। देयरफॉर इम्प्रूविंग इंग्लिश राइटिंग इज़ नेसेसरी। इसलिए इंग्लिश को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबको आनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ एडिट एंड प्रोफिट। आपको एडिट एंड प्रोफिट आना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो आपको अपनी गलतियां तो पता होनी चाहिए ना, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम वो गलतियां ना करें, उसके चांसेस थोड़े कम हो। नेवर ड्राफ्ट सबमिट द फर्स्ट ड्राफ्ट। आपको कभी अपना फर्स्ट ड्राफ्ट सबमिट नहीं करना। हमने समरी में क्या किया था? समरी में हमने ये किया था, हम पहला ड्राफ्ट निकालते हैं पर वो इतना परफेक्ट नहीं होता जितना परफेक्ट सेकेंड ड्राफ्ट होता है। तो कभी अपना फर्स्ट ड्राफ्ट सबमिट ना कीजिए। सबसे पहले उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर लीजिए कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। देन ग्रामर एरर्स चेक कर लीजिए। फिर सेंटेंस क्लियरली लिखा है कि वो नहीं, फिर वो चेक कीजिए। फिर टिप क्या है इसकी? रीड द राइटिंग अलाउड और आस्क अ फ्रेंड टू चेक इट। अगर आपको मतलब लिखना है तो मतलब बहुत ज़्यादा लिखिए और अपने दोस्तों को चेक करवाइए कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि दोस्त तो नंबर 1 होते हैं ना गलतियाँ निकालने में। ऑलराइट, तो नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिल्कुल रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए या तो कोई जर्नल लिखिए डेली, या फिर कोई जैसे डायरी लिखते हैं ना, बेसिकली डेली रोज़ ही लिखते हैं डायरी। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश लिखनी सीखनी ही है तो आपको प्रैक्टिस तो रेगुलरली करनी ही पड़ेगी। अब रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप एक जर्नल लिख सकते हैं डेली, कि आप डेली जर्नल लिख रहे हैं। जैसे कि हम डायरी भी तो लिख सकते हैं ना, हम डेली अपने दिन की बातें उसमें लिख सकते हैं। हम इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे, हमारी डायरी भी हो जाएंगी और मेमोरीज भी क्रिएट हो जाएंगे। देखो कितने सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट इज़ ट्राई री राइटिंग न्यूज़ आर्टिकल्स इन योर ओन वर्ड। आपने कोई न्यूज़ पढ़ी है तो आप उसको री राइट करने की कोशिश करिए, उसे खुद से लिखने की कोशिश करिए। रिपोर्टर ने हमें किसी और तरीके से बताई होगी, आप किसी और तरीके से लिख दे। बेसिकली पैराफ्रेजिंग भी हो जाएगा कि किसी का आइडिया है, हमने लिखा है, बट इन्फॉर्मेशन और आइडिया दोनों चीज़ सेम है, बस वर्ड्स अलग हैं। तो री राइट करने की कोशिश करिए दूसरों के आइडियाज़ को। पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन फॉर्म्स और इंग्लिश राइटिंग ग्रुप्स की पार्टिसिपेट करिए। इंग्लिश के जो फॉरम्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उन सब में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए, तो आपको इंग्लिश लिखनी आ जाएगी। सो गाइस, दिस इज़ फॉर दैट कि इंग्लिश कैसे लिखें और क्यों ज़रूरी है। मेक श्योर ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए, अंटिल टेक केयर।